हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मजे से होंगे। तो आज बेटे इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे, आपका 10वां चैप्टर चल रहा है, सभी को पता है 6 लेक्चर आ चुके हैं। तो इस लेक्चर के अंदर बेटे 10वें चैप्टर की प्रश्नावली जो 10.4 है उसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। और इस प्रश्नावली के अंदर बच्चों हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है दो सदिशों की सदिश गुणा। आप सभी को याद होगा कि पिछले लेक्चर मैंने कि पिछली जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व की है या जो सीखी है उसमें हमने दो सदिशों की, ठीक है ना, दो सदिशों की अदिश गुणा पढ़ी थी। दो सदिशों की बच्चों हमने क्या पढ़ी थी कि अदिश गुणा पढ़ी थी। अंग्रेजी में इसको डॉट प्रोडक्ट या फिर अदिश गुणा, है ना, अदिश गुणन ये कहा था हमने, पढ़ी थी। ठीक है, और इसको लिखते कैसे थे भैया कि अगर कोई वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, अगर हम लोग इनकी अदिश गुणा करते हैं जिसको हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के भी नाम से जानते हैं। तो बच्चों जो रिजल्ट आता था ए और बी की अदिश गुणा करने से हम लोगों को एक अदिश राशि मिलती थी, है ना। क्या मिलती थी? एक अदिश राशि, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी मिलती थी। और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि ए डॉट बी बराबर होता था का ए का परिमाण बी का परिमाण और कॉस थीटा। अगर वेक्टर ए और वेक्टर, अगर ये वेक्टर ए है बच्चों और ये वेक्टर हमारे पास में बी है, अगर इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा हो, और थीटा की भी एक लिमिटेशन थी कि वो 0 से बड़ा या बराबर और पाई से छोटा या बराबर होगा। इस बारे में हमने काफी सारे क्वेश्चंस करे हैं, बहुत सारी बातें हमने करी हैं। ठीक है, सेम इसके जैसा ही दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। केवल क्या है कि दो सदिशों की यहाँ पे अदिश गुणा थी, तो वजह क्या रही कि यहाँ पर जब इनकी गुणा करते हैं ए और बी की तो हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है। लेकिन इस केस में बच्चों जो हम करने वाले हैं कि दो सदिशों की जब हम सदिश गुणा करते हैं, क्या करते हैं? सदिश गुणा। और इस गुणा को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस का मतलब ये वाला सिंबल लगाते हैं। डॉट का मतलब वहां पे हम लोग ये डॉट लगा रहे थे, है ना, डॉट लगा रहे थे, तो यहां पर हम लोग क्रॉस लगाएंगे, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं, प्रोडक्ट भी बोलते हैं। मतलब ये रहा कि अगर हम लोग ए और बी की हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ये वाला चिन्ह लगाते हैं, मतलब वहां पे डॉट लगा रहे थे तो अदिश मिल रहा था, यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे तो रिजल्ट जो मिलना है एक सदिश मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? एक वेक्टर हमको मिलना है। और वेक्टर के अंदर दोनों चीजें होती हैं, जो रिजल्ट मिलेगा उसमें दोनों चीजें दिखाई देंगी कि आपको परिमाण भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। इस वाले केस में केवल और केवल अदिश था, अदिश की केवल परिमाण होता है, दिशा का कोई मतलब नहीं होता। इसको हमने जब पढ़ा था तो आपने आंसर भी देखे, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं आंसर आई हैं सभी। जब हम दो वेक्टरों की डॉट करते हैं, अदिश गुणा करते हैं, तो ये कोई अदिश ही आ रहा था, कोई संख्या आ रही थी, उसमें कोई दिशा की जरूरत नहीं थी। यहां पर क्या होने वाला है, हम लोग एक वेक्टर निकालेंगे और वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। एक तो परिमाण भी होगा, ठीक है ना, और साथ में बेटा दिशा भी होगी, ठीक है ना। जबकि यहां पर केवल क्या था बच्चों? यहां पे केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड था। केवल क्या था? मैग्नीट्यूड, ठीक है ना आपके पास। चलिए थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन रहा है तो जो अब तक पढ़ा है, लेकिन इस टॉपिक को हम लोग जो सदिश गुणा है, यानी कि ये टॉपिक मैंने यहाँ लिख दिया है, दो सदिशों की सदिश गुणा, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो ये तो कुछ बात नहीं है, तो पहले हम पढ़ चुके हैं, तो अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं इसको लिखवा दूंगा आपको, ठीक है ना। आप नोट्स में भी प्रॉपर लिखोगे ना, फिर कभी देखोगे रिविजन के अंदर तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। छोटा छोटा नहीं लिख करके काम नहीं चलता ना फिर। तो देखो, अगर मान के चलो मेरे पास में दो सदिश है, मैं भी समझा रहा हूं, सपोज कर लो कि बच्चों ये ए सदिश है और इसका एक को इनिशियल सदिश है, कोई सयादिम सदिश है बी, बिल्कुल ठीक बात है। और इनके जो बीच का एंगल बिटवीन दैम, इनके बीच में जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं वो थीटा कंसीडर कर रहे हैं। और थीटा यहाँ भी, थीटा की जो रेंज है, थीटा बच्चों यहाँ भी हमारा 0 से बड़ा
और पाई से छोटा ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं इनकी सदिश गुणा करता हूं यानी कि इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो बच्चों इसका फॉर्मूला, जैसे हमने अदिश गुणा के अंदर एक फॉर्मूला सीखा है, वो फॉर्मूला होगा ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा। कहोगे सर सिर्फ एक ही चेंज आया है कि यहां पर पहले कॉस थीटा होता था, अब यहां पर साइन थीटा हो गया है। आपकी बात कतई एकदम सही है बच्चों, लेकिन हमने ये बात कही है कि जो क्रॉस करने पर हमें जो इधर की तरफ राशि मिलती है बच्चों, वो एक सदिश राशि मिलती है। क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है एक। और वेक्टर के अंदर हमने फिर वही बात कहूंगा मैं कि परिमाण होता है और प्लस दिशा भी होती है, साथ में बेटा दिशा यानी कि डायरेक्शन भी होती है। लेकिन अभी इस फॉर्मूले को देखने से आपको इतना महसूस हो रहा है क्योंकि ये भी एक अदिश हो जाएगा, क्योंकि देखो किसी भी सदिश का परिमाण एक अदिश होता है। ठीक है, और ये भी अदिश है। और साइन थीटा, भाई साइन थीटा, थीटा का मान कुछ भी लोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो भी एक अदिश, तो ये तो अदिश ही दिख रहा है अभी। तो इसकी दिशा के लिए भी हमें कुछ चाहिए, तो इसकी दिशा के लिए हम लोग एक यहां पर एक मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश कह सकते हैं एन कैप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां क्या यूज करते हैं, ताकि ये हिस्सा तो परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है बच्चों, है ना, और ये एन कैप इस ए क्रॉस बी की दिशा को दिखाएगा। मैं भी आपको बताऊंगा कि ये दिशा किस तरफ होगी, कैसे देखी जाएगी, बहुत इजीली आप समझ पाओगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मतलब मेन बात ये रही कि ए क्रॉस बी का जो बेसिक फॉर्मूला बना हमारा, ए क्रॉस बी का बेसिक फॉर्मूला बना बच्चों, वो बन जाएगा ए का परिमाण और बी का परिमाण साथ में साइन थीटा इंटू एक एकांक सदिश जो दिशा बताएगा एन कैप। ठीक है, अब एन कैप की दिशा को देखने के लिए यानी कि एन कैप किस तरफ होगा, उसकी दिशा क्या होगी, जैसे ए की दिशा तो उस तरफ है, ठीक है ना, बी की दिशा कुछ उस तरफ है, दिख रहा है, एरो दिखा रहा है दिशा, है ना, ये तीर दिखा रहे हैं दिशा, तो हमारा एन कैप किस तरफ होगा। इसको समझने के लिए आप बड़ा ही बेसिक एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घरों में पेंचकस होगा और आपने भी अपने घरों में जो इंस्ट्रूमेंट हैं, कोई भी सामान हो, मशीन हो, उसके पेंच तो खुले ही होंगे कम से कम, या पेंच टाइट करे होंगे ना। तो अगर हम लोग सीधी सी बात में कुछ उठा लेता हूँ, एक पेन वैन उठा लेता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे इजी रहे। ठीक है, चलो देखो क्या करना है कि हमें कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं इस पे ध्यान देना है। हम लोग कर रहे हैं ए क्रॉस बी। क्या कर रहे हैं? ए क्रॉस बी। इसका मतलब जहां पर इनका कोइनिशियल पॉइंट है, जहां इनका ये बिंदु है जहां से दोनों शुरुआत हुई है, वहां पर आपको पेन रख लेना, पेंचकस रख लेना, कुछ भी रख लेना। और इस पेन को बेटे, क्योंकि हमें बी क्रॉस ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी करना है, तो ए से बी की तरफ घुमाएंगे, तो ए से बी की तरफ तो ऐसे घूमेगा ना, ये ऐसे घूमेगा। शायद मैं आपको 2D, क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो 2D में ही आती है, तो बच्चों जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, कैसे घुमाऊंगा, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो आप खुद ही महसूस करोगे कि ये पेन ऊपर की तरफ आएगा। अब आपको नहीं समझ में आ रहा पेन क्या, चलो कोई उठा लो अपने घर में, कोई रेडियो हो, कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी हो, कोई खिलौना पड़ा हो, उसका पेंच खोलो। जब पेंचकस को आप उल्टा इस दिशा में घुमाते हो, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाते हो एंटी क्लॉकवाइज, इस दिशा में, किस दिशा में बच्चों, इस दिशा में, घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में, तो पेंच खुल जाएगा, पेंच बाहर आ जाता है। बस जिस तरफ ये पेन चलेगा, जिस तरफ पेंच निकलेगा, वही आपकी डायरेक्शन एन कैप की होगी। मतलब क्या है कि एन कैप जो होगा वो इस बोर्ड के तल से, अगर ये ए और बी इस बोर्ड के तल में हो, अगर ए और बी इस बोर्ड के तल में हो, तो एन कैप की दिशा, ये जो मेरा पेन है, इस दिशा में होगी ऊपर की तरफ, अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो। अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, इस बात को ध्यान देना है। अगर बी क्रॉस ए निकालेंगे, फिर हम लोग बी से ए की तरफ बी क्रॉस ए करेंगे बच्चों, बी क्रॉस ए, फिर मेरे को ये पेंचकस या पेन जो भी आपके हाथ में होगा, उसको हम बी से ए की तरफ, यानी कहने की बात है इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब इस तरीके से घूमेगा, ये इस तरीके से घूमेगा। और जब इस तरीके से घुमाते हैं तो आप खुद ही महसूस करना, प्रैक्टिकल करके देखना घर पे, जो पेंच होगा, जिस भी वो भी सामान आपने उठाया होगा अपने घर में से, उसका पेंच टाइट होने लगेगा। इसका मतलब ये रहेगा कि एन कैप की दिशा इस बोर्ड के अंदर की तरफ रहेगी, अंदर निकल जाएगा।
ठीक है भाई, समझ में आया एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी। अभी लिखवाऊंगा पूरा, तनाव लेने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत अच्छे से लिखवाऊंगा मैं। एक छोटा सा आप, ये तो तल में हमने बात करी है। आप एक काम करना, अपने फर्श पे या जो जमीन है आपके यहाँ घरों में, जो भी फर्श है या टाइल्स जो भी है, वहां पर आप फर्श के पे दो दो वेक्टर बना लेना। एक वेक्टर सपोज कर लो इधर ए बना लिया, ऐसे बी बना लिया, नीचे की तरफ बनाना है आपको ये। और वहां पर भी आपको यही काम करना, पेचकस से देखना, अगर आप एक रोज भी निकाल रहे हैं तो पेचकस ऊपर आ रहा है या नीचे जा रहा है, या फिर पेच ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसको देखना है। तो उससे आप डिसाइड कर पाओगे ये जो यूनिट वेक्टर है, ये मात्रक सदिश है, इस मात्रक सदिश की दिशा क्या है। हमें सीधी सीधी एक बात पता चली, मोटी मोटी सी बात, कि जो एन कैप होगा, एन कैप इस ए और बी के लंबवत होगा हमेशा। एन कैप जो होगा, ये जो एकांक सदिश है बेटा, वो ए और बी के लंबवत होगा। देख लो ना, ये पेन की डायरेक्शन लंबवत ही होगी, आप किसी भी डायरेक्शन में देख लो लंबवत ही आएगी। चाहे आप बी करो से करोगे तो अंदर की तरफ जाएगा ये पेन, तब भी डायरेक्शन हमारी लंबवत ही रहेगी ए और बी से। बात आपको समझने के लिए थोड़ी सी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से इसको महसूस करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। सामने फिजिकल क्लास होती बच्चों, आप सामने मेरे बैठे होते तो एकदम से समझ में आ जाता, लेकिन मेरा मानना यह है कि आपने इतनी धुरंधर इतने बड़े बड़े डेंजरस काम कर लिए अब तक गणित के अंदर, तो ये तो बहुत आसान काम है, ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो कहने की बात ये हमारा वो बेसिक फॉर्मूला है क्रॉस वाला, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा, जितनी बकवास करिए, इसको एक अच्छे से शब्दों में लिख लेते हैं, है ना। इसको ठीक ठाक तरीके से लिख लेते हैं कि ये करते हैं कि माना, ऐसे आपको नोट्स में नोट करना, माना ए तथा बी दो शून्यत्तर। अब वही बात आएगा, शून्यत्तर क्या होता है, शून्यत्तर मतलब नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होने चाहिए, नॉन जीरो, जीरो नहीं होने चाहिए, है ना। मतलब ना तो ए, भाई जीरो सदिश भी तो होता है, कभी आप कहोगे सर मैं तो सदिश को जीरो सदिश लेके चला हूं, नहीं, ए ना तो ए जीरो सदिश होगा ना बी जीरो सदिश होगा, ये आपको कहा जा रहा है शून्यत्तर शब्द से, ठीक है ना। तो ना ये ही जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो बच्चों जीरो सदिश क्या होता है पता है आपको, जिसका परिमाण जीरो होता है और दिशा कुछ ना कुछ होती है। तो हम लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास में ए तथा बी, है ना, दो शून्यत्तर सदिश है, ठीक है, जिनके बीच का कोण हम क्या कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, थीटा है, थीटा है। साथ ही साथ थीटा के साथ में ब्रैकेट बना लो, यहाँ थीटा की रेंज भी दिखा दो, या थीटा है केवल कह दो, आपको दिक्कत नहीं, थीटा है। तब वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की सदिश गुणा, क्या बच्चों, अदिश तो पिछली प्रश्नावली में पढ़ी थी, सदिश गुणन या सदिश गुणा, यानी कि अंग्रेजी में कह देंगे वेक्टर प्रोडक्ट है ना, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी ये चीज जानी जाती है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। इस प्रकार परिभाषित की जा सकती है, कैसे परिभाषित की जा सकती है बच्चों, अगर मेरे पास में एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और हम लोग बात करने वाले हैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट, और ये एंगल हमारे पास में थीटा है जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर बी का परिमाण, और साइन थीटा एन कैप, साथ में आ जाएगा हमारा एन कैप। एन कैप का क्या काम है बेटा, ये गुना में है। एन कैप का काम क्या है, ये ए क्रॉस बी की दिशा बताता, ध्यान रखना है। एन कैप क्या बताता है, एन कैप क्या बताता है, ए क्रॉस बी की दिशा, ए क्रॉस बी की क्या बताता है बच्चों, दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो इन बातों को, छोटी छोटी बातों को समझोगे तो फिर बात बड़ी बड़ी भी आसानी से समझ में आएंगी। तो बच्चों एक बात ध्यान दो, अब हम यहाँ लिखेंगे जहां एन कैप
ए तथा बी के लंबवत, जो मैंने बात अभी समझाई थी, लंबवत एक मात्रक सदिश, मात्रक कहो, इकाई सदिश कहो, अंग्रेजी में इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, वेक्टर है। बस ये खेल है बेटा, ये तो हमने क्रॉस को डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। तो एन कैप को दिखाने का तरीका, यहाँ पे तो 2D फिगर में एन कैप को थोड़ा ऐसा करके दिखा दो, है ना, ऐसे इस तरीके से दिखा दो कि ये एन कैप है जो इन दोनों के लंबवत है। बाकी तो आपको फील करने वाली बात है कि आप लोग इसको फील कर पा रहे नहीं कर पा रहे कि एन कैप किस तरफ जाएगा, और उसका एक सिंपल और अच्छा सा तरीका मैंने आपको बताया है, पेंच वाला सिस्टम, है ना। चलिए, तो बच्चों इतनी बात करने के बाद में मैं सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस करने का तरीका बताता हूँ। इस चैप्टर को इजी करके समझना था और इजी करके मैंने आपको समझाया है बहुत ही। देखो ध्यान से, अगर अब ये मान के चलिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं, फॉर्मूला ये लगेगा नहीं वैसे कहीं, मतलब कुछ क्वेश्चंस में हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। बेसिकली सवाल कुछ अलग ही तरीके से हल होने हैं। ये तो एक तरीका है तो समझने का कि क्रॉस क्या है, कैसे हम करते हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन बेसिकली हम लोग फॉर्मूला ये नहीं, देखो मैं समझाता हूं आपको। उदाहरण के तरीके से हम लोग एक नोट लिखवाते हैं। चलिए नोट लिख लो आप, इस नोट को जिंदगी भर याद रखना कि यदि बच्चों कोई वेक्टर ए है, यदि वेक्टर ए हमारे पास में सपोज कर लो a1i है, a2j है, प्लस a3k है, और तथा दूसरा वेक्टर हम लेके चलते हैं b वेक्टर कोई है, a2i, अरे नहीं b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप है ना, है। तब एक बात ध्यान रखना, अगर मुझे कभी एक रोज भी निकालना पड़े तो हम लोग इस फॉर्मूले के तो आसपास भी नहीं आएंगे। इससे ये जरूरी है कि हम बहुत सारे रिजल्ट निकालेंगे जिनका इस्तेमाल हमें करना है एक्सरसाइज में, ऐसी बात नहीं है ये बेचारा बेकार है, चैप्टर की जान यही है। लेकिन हम लोग क्रॉस निकालते समय इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहां पर जब दो वेक्टर दिए जाएंगे, आप सीधी सीधी बात समझें, दो वेक्टर दिए जाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ आपके पास में उदाहरण लेकर के, ऊपर ले लो उदाहरण, यहाँ पे अगर मैं उदाहरण लेकर के समझूं कि इस बार सपोज ए वेक्टर में दे दिया i प्लस के 2j कैप प्लस के 3k कैप, और b कोई वेक्टर दे दिया हम लोगों को 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के k कैप, ठीक है। और कह दिया गया फाइंड आउट करो बच्चों के a क्रॉस b, क्या करो, a क्रॉस b। तो उसके लिए हम लोग ये वाली, कभी आप ये ए का परिमाण निकालो, बी का परिमाण निकालो, फिर उनके बीच का एंगल निकालो, एन कैप कहां से डिसाइड करोगे, ऐसे नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको एक सारणिक बना लेना है। सारणिक आपने चैप्टर नंबर शायद 3 पढ़ा है ना, 3 पढ़ा है, 4 पढ़ा है। सारणिक हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा है यार, सारणिक हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा है, एक बार किताब खोल के देख लूं, मैं खुद भूल गया यार, बताओ। गणित की मास्टरी कर रहे हैं हम लोग, और हाँ 4th चैप्टर पढ़ा है बेटे, पहले भाग में। तो हम लोग सारणिक बनाते हैं जिसकी सबसे ऊपर वाली रो में लिखेंगे i कैप, j कैप, k कैप, r1 तो बनेगा ये वाला। घबराना नहीं है, कभी आप सोचो इसके अंदर भी कुछ ऑपरेशंस लगाने हैं, जैसे वहां पे हम लोग ऑपरेशन लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करते, नहीं भाई, सीधा प्रसार करना है। प्रसार करना सारणिक का आपको आना चाहिए, क्योंकि अब आप कोर्स के अंतिम पड़ाव पर है। अगर अभी भी सारणिक का प्रसार करना नहीं आता तो गंभीर अवस्था में हो, आप आईसीयू में भर्ती हो, समझ लो। तो आप लोगों को चाहिए कि खुद से थोड़ी सी मेहनत करें। तो टॉप रो में आ जाएगा i के, नीचे वाला जैसे एक रोज भी अगर कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना है, एक रोज भी अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले वेक्टर a के गुणांक लिखे जाएंगे यहाँ पर कि a1, a2, a3, फिर वेक्टर b है तो यहाँ पे आ जाएगा b1, b2 और b3। फिर इसका हम लोग प्रसार करके जो भी वेक्टर निकलेगा वो हमारा आंसर रहेगा, और वही हमारा मेन आंसर रहेगा। जैसे मैंने एक उदाहरण आपके सामने लिखा है नीचे, तो उसको कैसे सॉल्व करना मैं करके दिखा देता हूँ। एक सारणिक का सहारा लेंगे जिसकी टॉप रो यानी कि r1, पहली रो में i कैप, j कैप और k कैप आ जाएगा, और यहाँ पर a है तो a
ए के गुणांक, यहाँ पे आई का गुणांक 1 है, 2 है और 3 है, यहाँ पर 3 -2 और 1 है। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका प्रसार करना है। और प्रसार कैसे करेंगे, आई कैप यहाँ लिखेंगे, आपको पता है ये गया और ये गया, दिस इंटू दिस, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 माइनस, है ना, आपको पता है ना कैसे प्रसार करते हैं या नहीं पता? पता होगा भाई, सारणिक चैप्टर पढ़ा होगा कि दिस इंटू दिस, 2 एकम 2 माइनस, थोड़ा सही करके लिखता हूँ क्योंकि ये सब समझाना पड़ेगा, 2 गुणे 1 माइनस, माइनस 2 गुणे 3, बात नहीं समझ में आई? बात नहीं समझ में आई? दिस इंटू दिस, 1 इंटू 2 माइनस दिस इंटू दिस। फिर हम लोग क्या करते थे, दूसरे एलिमेंट में माइनस का जे लेते थे, माइनस का जे कैप, ये वाला प्रसार तो ऐसे ही करते हैं ना। फिर ये गया और ये गया बच्चों, 1 ही कम 1, 1 गुणे 1 माइनस 3 तिया 9, 3 गुणे 3, ऐसे तो करते थे। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस का के, प्लस का के, क्योंकि ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, हम लोग सारणिक में खूब इस चर्चा में भाग ले चुके हैं बच्चों। तो यहाँ पे के कैप आ जाएगा और फिर अंदर की तरफ क्या होगा, ये गया और बच्चों ये गया, 2 गुणे माइनस 2 गुणे 1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 गुणे 1 माइनस दिस इंटू दिस, 3 दूनी 6, या फिर 3 गुणे 2 ही लिख लो जब सबके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो इसे जैसे ही आप सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा, 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस के 6 माइनस के जे कैप, और बच्चों आ जाएगा 1 माइनस 9, और यहाँ पे के कैप, यह आ जाएगा -2 माइनस 6। तो आप जब सॉल्व करेंगे 2 और 6 हो गए 8 आई कैप, माइनस के 8 आएगा लेकिन यहाँ प्लस क्या आ जाएगा जे कैप, 8 जे कैप, ठीक है, और माइनस के ही 8 के कैप। तो आप देखोगे ये एक क्रॉस भी आ गया। आप देखो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये क्या है, बेसिकली ये तो एक वेक्टर है, ये कोई अदिश राशि नहीं है, ये तो एक वेक्टर है। आई जे के का मतलब क्या है, वेक्टर है, सदिश है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये थोड़ा सा डेमो दिया है, आप एक एग्जांपल देखना चाहोगे तो बहुत सारे एग्जांपल आप खुद से देख पाओगे। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको नहीं करूंगा क्योंकि इसकी थोड़ी सी अभी बातचीत बाकी है। इतना काम करने के बाद में एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन आपके हाथ में आ गए, एग्जाम्पल देखोगे वो भी आपके हाथ में आ जाएगा। तो चलिए अब बात, इसको नोट कर लें जरा। और अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो फॉर्मूला हमारा बेसिक फॉर्मूला निकल करके आया है, कौन सा फॉर्मूला निकल करके आया है, ए क्रॉस बी का, यानी कि ए और बी की सदिश गुणा का। ठीक है, जो फॉर्मूला बच्चों निकल करके आया है, इस फॉर्मूले पे हम कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, या ये कहें कि कुछ नोट या फिर कुछ रिजल्ट या फिर प्रेक्षण, कुछ भी कह लो आप, कुछ नोट याद रखने हैं। जैसे नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, सबसे पहला नोट तो ये होगा, ठीक है ना, सबसे पहला नोट तो बच्चों ये होगा कि हम लोग अगर ध्यान दें, हम लोग अगर ध्यान दें कि जो ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी है, वो एक सदिश राशि है। ये नोट है, ये मैं तो समझता नहीं नोट है, तो शुरू में ही बात हो चुकी थी आपकी किताबों में, इसको एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर लिखा है, लेकिन हम लोग नहीं याद इसको, तो कुछ कहने, ये कोई बात थोड़ा ही है, ये तो सदिश है ही है, हमने बात कर ली है इस बारे में। तो ठीक है, हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं आपके सामने। किसकी चर्चा करते हैं, नोट नंबर 1 लिखवाता हूं, आप इसको लिख लेना बहुत अच्छे से, कि अगर ए क्रॉस बी है बच्चों और बी क्रॉस ए है, तो इनमें क्या ये दोनों बराबर होंगे? क्योंकि पिछले वाले एक्सरसाइज के अंदर जब हमने दो सदिशों की अदिश गुणा पढ़ी थी बच्चों, तो वहां पर हमने ये बात कह दी की थी कि ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए, क्योंकि रिजल्ट जो है ये अदिश था, ये भी अदिश था, और अदिश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी डॉट ए सॉरी। तो हम लोग क्रम विनिमय नियम, यानी कि कॉम्यूटेटिविटी अदिश गुणा में फॉलो होती थी, तो हमें देखना क्या इसमें भी फॉलो होगी क्या, फर्क कहां पड़ेगा मैंने आपको बताया अभी अभी, क्योंकि जब आप ए क्रॉस बी निकालते हो, बेसिकली आप इसको ध्यान दो, मैं भी इसको बताता हूं आपको। तो आप लिखते हो सर ए का परिमाण और बी का परिमाण, और बच्चों साइन थीटा और एन कैप। अगर मैं यहां पर आपके सामने एक वेक्टर ए इस तरीके से और एक वेक्टर बी इस तरीके से लेके चलूं, जिसके बीच का एंगल थीटा है,
जब आप ए क्रॉस बी करोगे, फिर मैं वही बात कहूंगा, तो बच्चों आप देखोगे कि ए से बी की तरफ जब हम इस पेंच को या पेंचकस को या जो भी आप घुमाओगे तो आपको महसूस होगा कि ये ऊपर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब एन कैप की डायरेक्शन ए और बी के लंबवत बाहर की तरफ होगी, बोर्ड के बाहर की तरफ होगी। बात समझ रहे हो? एन कैप की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बी क्रॉस ए की बात करें तो ये भी सही रहेगा, बी का परिमाण ए का परिमाण, और थीटा में भी कोई ज्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है, साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन जब हम बी से ए की तरफ पेंचकस को घुमाएंगे या पेंच को घुमाएंगे तो पेंच कहां जाएगा? आपका जो पेंच होता है घरों में, वो पेंच अंदर की तरफ घुसेगा। इसका मतलब एन कैप की दिशा बाहर ना होकर के, ऊपर ना होकर के, मतलब बाहर की, ये जो मैं ऊपर की तरफ दिखा रहा हूं इसका मतलब ये समझिए कि मैं बाहर की तरफ दिखा रहा हूं। ये ऊपर की तरफ जो एन कैप दिख रहा है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये इस बोर्ड से बाहर की तरफ है, जैसे मेरा पेन है इस समय। अब मैं जब इसको बी क्रॉस से कर रहा हूं तो इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रही है, उस अंदर को मैं दिखा रहा हूं डॉट डॉट करके नीचे की तरफ, यानी कि माइनस का एन कैप है। तो यहां पर हम लोग क्या यूज कर लेंगे? माइनस का एन कैप, क्योंकि दिशा बदल जाएगी। एन कैप ऊपर की तरफ है तो माइनस का एन कैप तो नीचे ही होगा ना। तो आप ये बात देख पा रहे हो कि बी क्रॉस ए क्या है बच्चों? सीधी सीधी बात है, ये माइनस का फर्क आ जाएगा। यहां पर अगर आप ए का मापांक शुरू में रख दो, बी का मापांक बाद में रख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, साइन थीटा और एन कैप। तो आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको स्पष्ट और सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। माइनस ये क्या है पूरा का पूरा? ये ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी। तो मतलब अगर हम लोग क्रम बदलते हैं तो माइनस का डिफरेंस आ जाता है। तो ए क्रॉस बी हमेशा बराबर नहीं होगा, माइनस के बी क्रॉस ए के बराबर होगा। तो इस रिजल्ट को आप अपने माइंड में रख लो, उसका यूज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस में, ऐसी कोई बड़ी और लंबी चौड़ी बात नहीं है। ठीक है आपके सामने? ठीक है, पहला नोट तो आपको ये याद रखना है, दिस इज द फर्स्ट नोट ऑफ योर, के क्रम विनिमय इसमें फॉलो नहीं होता है। अब हम कुछ बात करने वाले हैं कि अगर नोट नंबर 2 पे ध्यान देंगे बच्चों, नोट नंबर 2 पर ध्यान देंगे कि अगर थीटा की वैल्यू हम लोग 0 कंसीडर कर लें, 0 डिग्री कंसीडर कर लें, और या फिर थीटा की वैल्यू हम लोग 180 डिग्री कंसीडर कर लें। इस बात से ये स्पष्ट हो रहा है कि यदि, ध्यान रखना है कि यदि ए तथा बी, तथा जो बी है परस्पर समांतर है, परस्पर समांतर, या फिर अथवा करके आप बात कर सकते हो संरेख हो। क्या हो? संरेख हो। भाई यही तो बात होगी। भाई अगर दो वेक्टर हमारे पास में है, ए है, अगर ए भी इसके बी भी इसके ऊपर आ जाए तो एंगल बन जाएगा थीटा, 0 हो जाएगा, है ना। और इसी के ऊपर ओवरलैप कर जा रहा है तो इसका मतलब संरेखीय है। या ऐसा भी हो सकता है कि वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर इसके समांतर है बी, तब भी इनके बीच का एंगल कितना बनेगा बच्चों? 0 डिग्री बनेगा। तब हमारे इस क्रॉस प्रोडक्ट की हालत क्या होगी? तो इसको समझने वाली बात है कि जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे इस केस के अंदर, तो ध्यान रहे वो आ जाएगा ए का मापांक, बी का मापांक, साइन 0 डिग्री, पहले मैं 0 की बात कर रहा हूं, साथ में एन कैप आएगा ही आएगा। और बच्चों ध्यान से देखो कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ए क्रॉस बी हमारा सीधी सीधी बात है पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन एन कैप जो है एक इकाई सदिश है, 0 से मल्टीप्लाई होकर के ये 0 नहीं होगा, 0 सदिश बन जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे ध्यान रखना, यहाँ 0 नहीं आएगा, 0 सदिश आएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो कुछ ना कुछ होगी ही। इस वेक्टर का परिमाण भले ही 0 हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? 0 सदिश हो जाएगा। ठीक है, इससे एक बात और हम लोग कर सकते हैं कि अगर कभी भी हम लोग, एक रिजल्ट तो ये बना लिया हमने, ठीक है, अगर हम लोग 180 भी लेंगे, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू अगर हम बात करें 180 यानी कि साइन पाई की वैल्यू भी आपको पता है बच्चों 0 डिग्री होती है। अगर साइन पाई भी लेंगे तब भी रिजल्ट यही रहेगा, साइन पाई भी लेंगे तब भी रिजल्ट यही रहेगा। दोनों केसेस के अंदर थीटा बराबर 0 हो जाए या 180 या फिर पाई हो जाए, है ना, पाई रेडियन हो जाए, तब भी रिजल्ट आपका सेम रहेगा। एक बात वो समझ लें, अगर कभी किसी वेक्टर की उसी के साथ में हम लोग क्रॉस कर रहे हैं,
ए वेक्टर की ए के साथ में क्रॉस कर रहे हैं, जैसे कि हम ए वेक्टर की ए के साथ में डॉट करते थे तो रिजल्ट आता था इसके परिमाण का वर्ग। लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि यहां जीरो बनेगा तो जीरो वेक्टर आएगा इसका भी। भाई देख लो ना क्या होगा फिर, एक रो से जब आप लोग करोगे तो आ जाएगा ए का परिमाण, फिर ए का परिमाण और साइन, कोई भी वेक्टर अपने आप के साथ में 0 डिग्री का ही कोण बनाएगा तो यहां 0 डिग्री कंसीडर करेंगे एन कैप, तो सीधी बात है आपको यहां से जीरो, ये जीरो वेक्टर ही मिलेगा। तो इस बात को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर मतलब बेसिक चीज क्या आई, बेसिक चीज ये आई कि ठीक है ना, बेसिक चीज ये आई जो दो नोट मैंने नीचे लिखे हैं कि यदि थीटा की वैल्यू 0 हो या 180 हो तो आपको ये जीरो वेक्टर कंसीडर करके चलना है, ठीक है ना। 180 का क्या मतलब हो जाएगा एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखो अगर वेक्टर हमारे पास में ए इस तरफ है और हमने इधर की तरफ एक वेक्टर लिया तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना, तभी तो इनके बीच में 180 एंगल बनेगा। तो बेटे अगर कभी ए की मल्टीप्लाई हम लोग माइनस ए से भी करेंगे, है तो सेम ही वेक्टर, डायरेक्शन ही तो अलग है, तब भी हमें जीरो वेक्टर ही मिलेगा। इस नोट को आप अच्छे से कायदे से अपने पास रखोगे, क्वेश्चन में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक दो बातें लिखी हैं, दोनों बातों को आप बहुत अच्छे से समझ लें, ध्यान से समझ लें, शायद आपको ये चीजें काम आएंगी। और इसको अपने तरीके से अगर मैंने कुछ त्रुटि भी करी है लिखते हुए, आप लोग किताबों का सहारा लेकर के सही तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, ठीक है। तो चाहो तो इसको हटा दो बीच में से, ये नोट 1 2 3 आपके पास में इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बेटे बात करने वाले हैं कुछ जो हमारे अक्षों की दिशा में हम लोग कुछ मात्रक सदिश लेके चलते हैं आईजे के, उनके बारे में कुछ बात कर लें। और मुझे लगता है ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 वाला, इसका इस्तेमाल भी होता है बहुत ज्यादा, और इस पर एक क्वेश्चन भी 1 नंबर में तो कम से कम बनता ही बनता है हर साल। हम लोगों को पता है बच्चों कि अगर हम लोग इधर की तरफ एक्स अक्ष लेते हैं, ऊपर की तरफ वाई अक्ष लेते हैं, और आपको पता है कि जेड एक्स दिखाने के वजह से तो इस तरफ है, लेकिन आपको पता है जेड एक्स कहाँ है, ये जेड एक्स एक्स और वाई के लंबवत इस बोर्ड के जो मेरा ग्रीन बोर्ड है इसके बाहर की तरफ है, लेकिन दिखाना है तो हमें इस तरफ दिखाना ही पड़ेगा। और आपको ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक्स अक्ष की दिशा में जो हम लोग मात्रक सदिश लेते हैं, यूनिट वेक्टर लेते हैं, वो आई कैप लिया जाता है जो इसकी डायरेक्शन बताता है। वाई की डायरेक्शन में हम लोग जे कैप लेते हैं बच्चों, और इस के की डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं के कैप। तो अगर हम लोगों को करना पड़ जाए आई कैप गुणे जे कैप तो हम लोगों को क्या मिलेगा, आई कैप क्रॉस के कैप करना पड़ जाए, ठीक है ना, आई कैप। पहले आप सिंपल करो, इतना कठिन नहीं करते, पहले हम सिंपल करते हैं। अगर हम लोग आई कैप की मल्टीप्लाई सॉरी आई कैप की क्रॉस आई कैप की सदिश गुणा आई कैप से ही करते हैं तो आपको पता है किसी वेक्टर की उसी से हम करते हैं तो जीरो आता है, जीरो वेक्टर आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग बेटे जे कैप की क्रॉस जे कैप से ही करेंगे तो सीधी बात है जीरो आ जाएगा। जीरो क्यों आएगा, क्योंकि अपने आप से एंगल जीरो बनाएगा इस वाले रिजल्ट से, तो ये वाला रिजल्ट इसको तैयार कर रहा है। ऐसे ही बच्चों के कैप और के कैप की मल्टीप्लाई खुद से करेंगे तो जीरो वेक्टर ही आएगा, वेक्टर आएगा जीरो, ध्यान रखना, जीरो मत लिखना खाली। कुछ लोग ऐसे जीरो लिख करके काम चलाते हैं तो वो बहुत बेवकूफ किस्म के आदमी मुझे लगते हैं, क्योंकि पूरी बात नहीं बता रहे। फिर वो केवल जीरो का मतलब आई क्रॉस जे, आई क्रॉस आई जीरो नहीं, जीरो वेक्टर होता है, ठीक है, ध्यान रखना क्या होता है, जीरो वेक्टर होता है। ये बड़ी छोटी छोटी मगर मोटी बातें होती हैं बच्चों। लेकिन अगर हम लोग बात करें आई कैप की क्रॉस करें जे कैप के साथ में तो क्या होगा, या जे कैप की करें हम लोग के कैप के साथ में क्या होगा, और अगर के कैप की हम लोग क्रॉस करें आई कैप के साथ में तो क्या होगा, इनको समझ लो। तो इनको समझने के लिए बहुत जरूरी एक एग्जांपल लेके चलना पड़ेगा हमें, तब जाके हम इन चीजों को समझ पाएंगे। वहीं से देखो जरा, मैं फिर से पेन उठाता हूं। तो यहां से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज कर लो आप, कौन सा, जो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, आपके पास में ये बेसिक फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। क्या कहता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए का मापांक बी का मापांक, तो ऐसे ही कर लेते हैं। ए का मापांक, ए की जगह आई है,
जे का मापांक, फिर साइन। अब मुझे बताओ आई और जे, आई और जे के बीच में कितना एंगल होगा, यानी कि एक्स एक्स वाई एक्स के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री मतलब π/2 हम लिख लेंगे। साथ में हमें एन कैप डिफाइन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हमें एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी, एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी। उसको देखने के लिए फिर हम लोग एक पेज खोलना है या पेज बंद करना है। आप पेन जो है यहां पर रखोगे, जहां से आई शुरू हुआ है मूल बिंदु पे रखोगे, और इस आई को, इस पेन को हम लोग आई से जे की तरफ घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो आपको देखोगे बाहर की तरफ आ रहा है। और बाहर की तरफ आने का मतलब है बच्चों, बाहर की तरफ कौन होता है, जेड एक्स, यानी कि के कैप। तो याद रखना है एन कैप का यहाँ पे काम कौन करेगा, के कैप। बेसिक सी बात ये हो गई, क्योंकि आई कैप का मापांक 1 होता है, 1 इंटू साइन 90 भी 1 होता है, 1 ही हो गया, केवल के कैप बचेगा। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, ये के कैप आ जाएगा। जब हम लोग आई क्रॉस जे करने वाले हैं तो हमारा के कैप आ जाएगा। अब जे क्रॉस के करना है, आप ध्यान दोगे जब जे से के की तरफ पेन घुमाओगे, यहां पर आपको समझाना बड़ा मुश्किल है, तो इस सिस्टम को थोड़ा और अलग कर लो। इस बार एक काम कर लो, इस काम कर लो कि इस वाले को आप x कह लो, x एक्सिस, इसको y एक्सिस, इसको ऊपर वाले को z कह लो, ठीक है ना, कह सकते हैं 90 डिग्री एंगल है। तो अगर हम लोग निकालना चाहते हैं बच्चों जे के, इधर की दिशा में हमारा जे कैप होता है और इधर की दिशा में हमारा के कैप होता है। तो जब जे से के की तरफ घुमाएंगे, जे से के की तरफ घुमाएंगे बच्चों, तो बाहर की तरफ आएगा, इधर बाहर की तरफ कौन है, x है, तो आई कैप। तो यहां पे आपको मिल जाएगा आई कैप। इसी तरीके से यहां पर हमें मिल जाएगा जे कैप। आप कहोगे सर बार बार घुमाना पड़ रहा है, तो मैं इसको एक ट्रिक से बताऊंगा आपको, याद रखने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। मतलब मोटी मोटी बात यह है कि आई क्रॉस जे के हो जाएगा। चाहो तो मैं इसको हटा भी सकता हूं, ये रिजल्ट अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा छोटा सा बना करके। इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि आई क्रॉस जे जो होगा वो के कैप हो जाएगा, ठीक है ना। अब कहोगे सर कैसे याद रखें, कैसे अब याद रखने का कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं समझाने के लिए बात करी, नहीं तो मेन बात तो याद रखने के लिए तो एक सर्कल बना लो आप, साइकिल का पहिया, और यहां पे जैसे कर लो कि ये आई कैप है, यहाँ पे बच्चों ये जे कैप मान लो इसको, और यहाँ पे कहीं को के कैप मान लो। अब देखो बहुत आसान से के कैप, बहुत आसानी से आप मेरी बात समझेंगे। जब मुझे करना आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, जब आई क्रॉस जे करेंगे तो आगे मिलने वाला क्या है, के। क्रम से ध्यान रखो, आई जे के, जब आई क्रॉस जे करेंगे तो मिलेगा के, समझ रहे हो ना, आई जे के। फिर मैं करने वाला हूं जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो आगे क्या मिलेगा, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के। जब इस सफर में आगे जाएंगे, रास्ते पे आगे जाएंगे, जे क्रॉस के, तो मेरे को मिलेगा आई। आगे आगे मुझे क्या मिलने वाला है, आई, तो जे के आई। जैसे आप करते थे ए बी सी, है ना, बी सी ए, सी ए बी, है ना, ये आई जे के, है ना, उसके बाद में जे के आई, ठीक है ना, और बेटे यहां पे आ जाएगा के आई जे, देख लो के आई जे। तो चक्रीय क्रम से आप आसानी से याद रख सकते हो, बहुत आसानी से याद रख सकते हो। क्लियर हो गया आपको कि आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होने वाला है, के कैप होने वाला है, जे क्रॉस के आई कैप होने वाला है, के क्रॉस आई जे कैप होने वाला है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, इसके विपरीत बात करते हैं। अगर कोई कह दे कि जे क्रॉस आई बता, तो क्या कहोगे, आपको पता आई क्रॉस जे जो है वो के होता है। हमने क्या करा, क्रम बदल दिया है। तो हमने कहा है कि अगर ए क्रॉस बी क्रम बदल दे तो माइनस का फर्क आ जाता है। चूंकि आई क्रॉस जे की वैल्यू के है, तो जे क्रॉस आई की वैल्यू माइनस का के हो जाएगी। ऐसे ही जे क्रॉस के अगर हमें देखना हो कभी, जे क्रॉस के यानी कि ये वाला, तो माइनस का आई कैप हो जाएगा। और अगर आई क्रॉस के देखना होगा बच्चों, तो उसको हम लोग कह देंगे कि सर ये माइनस का जे कैप हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स है जिनको आप खुद से भी समझ सकते हैं, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये चीज, ठीक है, ओके। तो लगभग हमने
3 नोट अभी कवर कर लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और बातें आपको मुझे सिखानी है। ये नोट नंबर 4 आप कह सकते हैं, नीचे वाला नोट नंबर 4 इसको कह सकते हैं, नीचे वाले को। तो 4 नोट हमने यूज कर लिए अभी के अभी, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट नोट्स लिखेंगे। जरा इसको मैं हटाना चाहता हूं आपके सामने, ठीक है। आप लोग अगर कुछ नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, मैं इसको हटाना चाहता हूं, फिर मैं क्वेश्चंस में लेके चलूंगा। क्वेश्चन बहुत इजी है इसके, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है। हम लोग इस सदिश गुणा से बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अगर आपके सामने देखो, एक फॉर्मूला बताता हूं आज मैं आपको। अगर आपके सामने एक त्रिभुज है ए बी सी, सपोज कर लो ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी और सी, और इस त्रिभुज के इस वाली भुजा के मतलब कि अनुदिश एक सदिश ए वेक्टर है, इसके अनुदिश आपका बी वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल आपकी जो भी है, थीटा है, जो भी है ना, वो है। आप चाहते हैं, दिस इज नोट नंबर 6 कह लें आप इसको, नोट नंबर 6। आप चाहते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का अक्षेत्रफल निकाल लूं मैं। वैसे तो आपको पता है, वो पता हो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस के अंदर, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। यानी कि 1/2 आधार कितना है बच्चों उसका, ए बी, है ना, और गुणे ऊंचाई कितना हो जाएगा आपके पास में, ऊंचाई हमें देखनी पड़ेगी जो ऊंचाई इसकी होगी। अगर ये h है तो हम इसको h कंसीडर कर लेंगे। ये तो छोटी क्लास वाला फॉर्मूला था, लेकिन हमें अगर सदिश गुणा से निकालना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला याद रख सकते हैं। वो फॉर्मूला होगा बच्चों 1/2 ए क्रॉस बी के, यानी कि ए और बी की सदिश गुणांक के मापांक के बराबर वर्ग इकाई। ये फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में अपने रख लो भाई। कहोगे सर कहां से पैदा हुआ, मैं बताता हूं, इसको अप्लाई करेंगे अभी भाई। अगर आपको 2 वेक्टर दे दिए गए हैं ए और बी, यानी कि वो कह रहा है कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं के अनुदिश 2 वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर एक ए दे दिया, एक वेक्टर बी दे दिया, कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दे, तो आप लोग सीधा सीधा कहेंगे पहले एक रोज बी निकाल लेंगे। एक रोज बी कैसे निकालेंगे, अभी मैंने उदाहरण समझाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। और फिर उसका मापांक निकाल देंगे। मापांक निकालना आपको आता ही, मापांक मतलब परिमाण निकाल देंगे। परिमाण आपको निकालना हमने पिछली 2-3 एक्सरसाइज में बताया ही आपको कैसे निकाला जाता है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। अभी 1-2 एग्जाम्पल है जिनसे हम लोग करने वाले हैं। कुछ लोगों के माइंड में बात आ रही है कि सर हमें प्रूफ करके दिखाओ, चलो मैं इसका सत्यापन करता हूं। क्या करता हूं बच्चों, सत्यापन। एक बार मैं अपना कैमरा चेक करना चाहूंगा, बहुत देर से देखा नहीं है, लाइट भी बहुत गड़बड़ कर रही है इस समय। ठीक है, सब सही चल रहा है, 1 टेक में चल रहा है, अब तक रुका नहीं हूं बोलते हुए। देखो वैसे आप लोगों ने क्या करा है, आपने देखो ध्यान से देखना कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा बच्चों, क्षेत्रफल शॉर्टकट में लिख लो, वो 1/2 आधार का मतलब ए बी गुणे ऊंचाई जो भी होगी, ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं, ये लाइन हमने यहां ड्रॉ कर ली है और इस पॉइंट को मैंने डी कह दिया, तो ऊंचाई हो जाएगी सी डी। बेसिक फॉर्मूला तो यही है ना। अब बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर ये एंगल थीटा है, तो मुझे कोई बता सकता है कि ये भुजा कितनी होगी। इसमें टिग्नोमेट्री लगा लो, किसमें, त्रिभुज ए डी सी में अगर मैं टिग्नोमेट्री लगाऊं और साइन थीटा लगा दूं, साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे सी डी बटे कर्ण है हमारा ए सी, सही है। तो सी डी अगर मैं निकालूंगा तो आ जाएगा ए सी साइन थीटा, यानी कि सी डी जो होगा, ए सी कितना है, वेक्टर बी का परिमाण ही तो होगा भाई। आप मुझे बताओ, ये वेक्टर यहां से यहां तक का बी है, ये ए सी क्या है, सी ए क्या है, सही मायने में इस वेक्टर बी की लंबाई है, और लंबाई को हम लिखते हैं परिमाण से, तो सी डी आ जाएगा साइन थीटा के बराबर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं इस फॉर्मूले में रख रहा हूं 1/2, और ए बी क्या होगा, आप ध्यान दो, ए बी क्या होगा, ए बी यहां से यहां तक का, ये ए बी जो है वो वेक्टर ए की परिमाण के बराबर होगा। तो अगर मैं यहां लिख दूं ए बी का मान तो रख दूं वेक्टर ए का परिमाण, और सी डी क्या आ जाएगा हमारे पास में, वेक्टर बी का परिमाण और साइन थीटा।
है ना। और आप ध्यान से देखोगे तो 1/2 ये क्या है बच्चों, ये तो a क्रॉस b है, a क्रॉस b का परिमाण है क्योंकि n कैप नहीं है, इसके अंदर n कैप नहीं है। n कैप कब हटेगा, जब हम परिमाण निकालें, क्योंकि n कैप का मतलब एक मात्रक सदिश है, उसका परिमाण 1 होता है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे यहां पर, ये a क्रॉस b है लेकिन a क्रॉस b का परिमाण है। परिमाण क्यों, हमने इसको खाली a क्रॉस b क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें n कैप है ही नहीं, ये एक सदिश राशि है ही नहीं, क्योंकि इसमें n कैप आ ही नहीं रहा, इसमें कहीं n कैप आ ही नहीं रहा, इसलिए हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसका हम परिमाण लिखेंगे ऐसे करके। यही तो मैंने लिखवाया कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे फाइंड आउट किया जा सकता है। इसको नोट नंबर 6 बना करके याद रखें। अभी मैं अप्लाई करूंगा और क्वेश्चंस कराऊंगा, इस पे कुछ नोट करना तो कर लो। बहुत तेजी से मैंने समझाने की कोशिश करी, आप बार बार देखना, क्योंकि आपके हाथ में लेक्चर को एडजस्ट करना है। स्लो कर लो, तेज कर लो, रोक के देख लो, समझ के जैसे भी करना कर लो। तो बच्चों ये आपके सामने पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों, इसी तरीके से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। अगर सपोज कर लो बच्चों हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें इसकी दो भुजाएं, एक भुजा ये ए वेक्टर दे दिया और ये वेक्टर बी दे दिया, और हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ए बी और सी डी, तो यहां लिख देंगे हम लोग कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ध्यान रहे क्योंकि आपको पता है, अगर मैं से एक लाइन ड्रॉ इसमें करूं, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये होता है ना, आधा होता है, तो इसका मतलब जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे सीधा याद रखो a क्रॉस b का परिमाण निकाल देंगे वर्ग इकाई करके। कहो तो इसका भी सत्यापन किया जा सकता है, सेम तरीके से होगा, ठीक है ना, ठीक है ना आपके पास में। तो मैं ये जो मैं बात आपको समझा पा रहा हूं, इन दोनों फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखें। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, पहले a क्रॉस b निकालना है। a क्रॉस b कैसे निकालना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल ही शुरुआत में ही बताया था, a क्रॉस b निकालना सारणिक विधि से, इसीलिए मैंने पहले बताया था। अगर वो शायद वो चीज पहले ना बताता तो आपको समझ में ही नहीं आता अब तक कि a क्रॉस b कैसे निकालना है, नहीं। तो आपको ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करने वाले हैं, जितनी बातें होनी थी वो हो चुकी हैं इसके अंदर। एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स मैं करता हूं और फिर आप लोग बिल्कुल तैयार हो बच्चों। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं, एक दो पॉइंट और है, एक पॉइंट और है उसको समझ लें, नीचे की तरफ और पॉइंट है, इसको आप 6, ये 7 हो गया था, फिर एक नोट नंबर 8 कह लें या कुछ भी कह लें, कि अगर ए क्रॉस हो और अंदर दो वेक्टरों का प्लस हो, इस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, ए क्रॉस बी प्लस सी की स्थिति में क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, बड़ा सिंपल है। इस सदिश गुणा को इस पे वितरित कर देंगे, यानी कि हम लोग कर देंगे ए क्रॉस बी निकाल लेंगे प्लस ए क्रॉस सी निकाल लेंगे। इस रिजल्ट को भी याद रखना है आपको, ठीक है, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई भी अदिश राशि है, कोई भी संख्या है जिसकी मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी से करनी है, तो उसे दो तरीके से कर सकते हैं। तो लैम्डा में गुणा कर लो, इसकी लैम्डा की ए में गुणा कर लो, फिर क्रॉस कर लो बी से, या फिर बच्चों इस लैम्डा की गुणा ए में ना करके आप लोग बी में कर लो और फिर क्रॉस कर लो। जब यूज देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं बिना प्रयोग करे आपको समझ में नहीं आएंगी, जैसे ये वाली बात है, ये वाली बात है, मुझे क्लियर समझ में आ रही, कुछ बच्चों को समझ में आ भी रही होंगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब इनको अप्लाई करेंगे ना क्वेश्चंस के अंदर, तब आपको याद आएगा, हाँ सर ये आप कहना चाह रहे थे, ठीक है ना, ये आप कहना चाहते। मैं क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, मैं क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने की है। इसके लिए आप जैसे कि आपको सपोज कर लो, इसके लिए समझा के चलता हूं मैं यहीं पे। अगर मान के चलो ए कोई वेक्टर है आई कैप जे कैप और प्लस के कैप बच्चों, और बी कोई वेक्टर है हमारा 3i कैप और -2 जे कैप प्लस 7 के कैप, और वह कह रहा है कि 7 ए क्रॉस बी निकाल के बताओ। तो इस 7 की मल्टीप्लाई चाहे तो इसमें कर लो पहले फिर क्रॉस कर लो, या 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो पहले फिर क्रॉस कर लो। चलो अभी छोड़ो यार, अभी हम जब क्वेश्चन आएगा तब बात करेंगे इस पे ज्यादा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश मैं नहीं करने वाला हूं। जरा 2 मिनट का समय दो, मैं क्वेश्चन लिख के सामने आपके हाजिर होता हूं, ताकि आपको जो पढ़ा है उसको मैं अच्छे से समझा सकूं बच्चों। चलिए बच्चों, आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 22 है आपके इस चैप्टर से, और कहा गया है हम लोगों को, क्या कहा गया है कि एक वेक्टर ए दिया है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है।
मेरे को ए क्रॉस बी का परिमाण निकालना, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, हल करने के समय हमें पता है कि ए वेक्टर जो दिया गया है वो 2i कैप है, जे कैप है और आपका 3k कैप है, और जो वेक्टर बी दिया गया है वो दिया गया है 3i कैप है प्लस 5j कैप है और माइनस के 2k कैप है। तो हमें निकालना है ए क्रॉस बी। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही शुरुआत में एग्जांपल बताया, तो एक सारणिक विधि से करना है। पहले वाली रो को हम आई जे के कहेंगे और दूसरी रो में हम लोग वेक्टर ए के गुणांक आई जे के जो गुणांक है उनको लिखेंगे, जैसे आई का गुणांक 2, जे का गुणांक 1, ए का गुणांक 3, 5 -2। समझ में आया होगा? तो आप इसका प्रसार कर देंगे, कोई इसमें रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे करने वाले हैं हम लोग। ये गया और ये गया, दिस इंटू दिस, -2 - 5 दिया 15, फिर माइनस का जे लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये गया और ये गया, माइनस का 4, 2 दूनी 4 होते हैं तो माइनस का 4 और माइनस का 9, फिर प्लस का के कैप आ जाएगा बच्चों, ये गया और ये गया, 5 दूनी 10 -3, 5 दूनी 10 -3, 10 -3। हम लोग ये चीज देखेंगे, माइनस के 17 आई कैप, माइनस के यहाँ पे क्या है 9 है ना, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस के 13, माइनस बाहर भी है तो 13 जे कैप और प्लस के 7 के कैप। तो लेकिन हम लोगों ने अभी क्या निकाला बच्चों, ये तो निकाला हमने इनका सदिश गुणा, 2 सदिश हो गया, हमें निकालना है इनका परिमाण। तो परिमाण निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्या करते थे, आई के भाई का स्क्वायर, 17 का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना, तो √507 आंसर आएगा। इसको कैलकुलेशन आराम से कर लेना बैठ के, ठीक है ना। अब आगे की तरफ चलो, कितने एग्जाम्पल हैं इसमें, अरे थोड़े से एग्जाम्पल हैं। अगला एग्जाम्पल देखो जरा, मैं इसको रफ कर रहा हूं, अगला एग्जाम्पल देखो आप लोग जरा, किताबें उठा लो थोड़ी सी अपने हाथ में अभी और किताब से समझो, पढ़ो कि क्या कह रहा है वो। कह रहा है कि यदि सदिश a + b और a - b के प्रत्येक लंबवत अच्छा मैं लिख देता हूं एक बार इसको, क्योंकि इसको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये एक बात है इसके अंदर जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन दिया गया है उदाहरण नंबर 23 और उसमें कहा गया है हमें कि a + b, ये एक देखो 2 सदिश है, सदिश a सदिश b, दोनों को जोड़ेंगे तो एक सदिश ही मिलेगा, ये भी एक सदिश है, ये भी एक सदिश है। 2 सदिशों का योग सदैव एक सदिश होता है, 2 सदिशों का अंतर घटाना भी एक सदिश ही होता है। तो इसका मतलब है कि ये भी एक सदिश है, ये भी एक सदिश है, में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है, ठीक है। यदि a का मान इतना हो और b का मान इतना हो, पहले छोटी सी बात समझ लो। अभी अगर हमारे पास में हम लोग करते थे, जैसे हमारे पास ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, ठीक, ये एंगल हमारा थीटा है, तो अगर हम a क्रॉस b निकालते थे बच्चों, क्या निकालते थे, a क्रॉस b, तो हम लोगों के सामने क्या आता था, वो आता था वेक्टर a का परिमाण और b का परिमाण और साइन थीटा और साथ में आ जाएगा n कैप। तो ये वो n कैप ही है जिसको हम कहते हैं वेक्टर a तथा वेक्टर b के लंबवत मात्रक सदिश। मतलब ये कह रहा है, इस प्रश्न को इस कॉन्सेप्ट से तुलना करो। इस बार हमें ये कहा गया है कि सर इस बार वेक्टर जो है मेरा ये a ना होकर के ये a + b है और दूसरा वेक्टर हमारे पास में a - b है, ठीक है, जो भी इनके बीच में एंगल थीटा जो भी है, हमें इनकी क्रॉस के अंदर से ये n कैप निकालना है, ठीक है। तो आप इतना ड्रामा नहीं आपको करना है, इतना ड्रामा नहीं करना है आपको याद रखना है कि n कैप निकालते समय एक फॉर्मूला याद रखना है, मैं बता रहा हूं, वो बराबर होगा कि आप पहले एक रोज भी निकाल लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे एक रोज b के परिमाण से। ये बात ध्यान रखनी है, ये वाला। चूंकि बच्चों मैं नोट बना के लिखवाता हूं, ऐसे नहीं मजा आएगा, ऐसे नहीं मजा आएगा। देखो ये सदिश a है, इसको नोट बना के लिख लो, ये सदिश b है,
तो सदिश ए तथा सदिश बी के लंबवत, अगर हमें मात्रक सदिश निकालना हो, मात्रक सदिश, उस मात्रक सदिश को क्या कहते हैं हम, एन कैप। एन कैप को निकालना तो याद रखो, उसके लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे ए क्रॉस बी बटे ए क्रॉस बी का परिमाण। ठीक है, आप कहोगे सर ये फॉर्मूला आपने बताया था, इससे कुछ लेना देना नहीं है क्या इसका? बिल्कुल लेना देना है भैया, बिल्कुल लेना देना है। आप इस बात को समझे, अगर यहां से एन कैप निकालने बैठोगे तो आप कहोगे सर ए क्रॉस बी बटे आ जाएगा ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा। और मेरे भाई ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इस बात को ध्यान सुनो, ध्यान से सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। ये जो नीचे लिखा हुआ है यही तो ए क्रॉस बी का परिमाण होता है, जहां पर ए क्रॉस बी का जो परिमाण होता है बच्चों वो हमेशा बराबर होता है ए का परिमाण बी का परिमाण साथ में साइन थीटा के। इसीलिए ये सूत्र हम लोग इसको इस फॉर्म में यूज करते हैं। इसको नोट बनाकर कहीं भी लिख लो आप, इसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं अभी के अभी। ठीक है, चलिए अब ध्यान दो, बेसिक मेन तो बात ये कि वो वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसने क्या कहा है कि इस बार उसने कहा है कि सर ये वेक्टर तो है हमारा a प्लस बी, दिस इज व्हाट a प्लस बी, और ये वाला वेक्टर है बच्चों a माइनस बी। इनके बीच में एंगल होगा थीटा बेटा, हमें नहीं मतलब इससे। अब हमें एन कैप निकालना है। एन कैप क्या होता है? एन कैप बेसिकली ये होता है ना, एन कैप इनके लंबवत, तो यहां पे भी हमें एन कैप निकालना है। तो एन कैप निकालने के लिए मुझे अगर ये फॉर्मूला लगाना चाहता हूं तो यहां पे मैं लिखूंगा a प्लस बी तथा a माइनस बी के लंबवत मात्रक सदिश, मात्रक सदिश। उसको अगर हम लोग एन कैप कहें तो एन कैप निकालने का जो तरीका है वो होगा कि a प्लस बी हमारा जो है इसकी हम लोग क्रॉस कर लेंगे, सदिश गुणा a माइनस बी से कर लेंगे, और बटे में हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी की जो सदिश गुणा हमने निकाली होगी उसके परिमाण से भाग कर देंगे। ये काम हमें करना है। इसको करने के लिए बच्चों पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले a प्लस बी निकालना पड़ेगा। और आपको पता है a दिया गया है ये, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसमें ऐड करना रहेगा ये वाला आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यहां से आप देखोगे a प्लस बी का जो मान आ जाएगा मेरे बच्चों आई 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस के 4k कैप। साथ ही साथ हम लोगों को a माइनस बी भी निकालना होगा, क्योंकि ये चाहिए ना हमें a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब है जो a वेक्टर है आई कैप जे कैप और प्लस के कैप, बच्चों इसमें से मुझे घटाना पड़ेगा आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस का 3k कैप। आप इतने समझदार तो हो गए होंगे अब तक कि मैं एक दो लाइन खा सकता हूं। आई में से आई घटेगा तो आई खत्म हो जाएगा, 0 इंटू आई कैप आ जाएगा। जे में से घटेगा तो माइनस का जे कैप और माइनस के 2k कैप। तो अब मुझे चाहिए कि इस वेक्टर की और इस वेक्टर की मुझे क्रॉस करनी है, यानी कि मुझे a प्लस बी ये वेक्टर है क्रॉस a माइनस बी करना है। तो हम लोग सारणिक विधि लगाएंगे, टॉप में लिख देंगे आई जे के। सबसे पहले इस वेक्टर के गुणांक लिखेंगे, इस वेक्टर गुणांक 2 3 4 2 3 4। फिर इस वेक्टर के गुणांक 0 -1 -2 0 -1 -2, और आप यहां पर इसको कैलकुलेट कर लोगे। किसको कैलकुलेट कर लोगे? a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी को, जो आ जाएगा प्रसार करेंगे तो आपके पास में आपको पता है आई कैप आ जाएगा। यहां पर ये गया और ये गया, दिस इंटू दिस, माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस का 6 प्लस का 4। ये प्रसार इसलिए मैं बहुत तेजी से कर रहा हूं क्योंकि सारणिक का पार्ट आपने पढ़ लिया है पीछे, ठीक है।
ये नोट आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको हटा रहा हूँ भाई, ठीक है, चलो नहीं हटा रहा हूँ। फिर माइनस का जे कैप आ जाएगा, देखो तो ये गया और ये गया, दिस इंटू दिस, माइनस का 4 माइनस 0, -4 -0, फिर प्लस का के कैप हम लोग देखेंगे। तो बच्चों ये गया और ये गया, माइनस का 2 और 0, माइनस का 2 और 0, इसको कैलकुलेट कर लो तो a प्लस बी क्रॉस क्रॉस करो, क्रॉस जरूर लगाएंगे नहीं तो अधिस गुणा बन जाएगी, माइनस का 2i कैप प्लस के 4j कैप माइनस के 2k कैप, ये आ गया। लेकिन हमें तो निकालना एन कैप निकालना है, बेसिकली हमने इसको डिफाइन ऊपर कर लिया था कि एन कैप ये वाला, तो वो क्या होगा, वो ये वाला वेक्टर ऊपर लिखा जाएगा और नीचे इसका परिमाण, इसी का परिमाण, तो -2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर, जो भी आएगा आप उसको कैलकुलेट कर दोगे, वही आपका आंसर होगा बच्चों, वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा किताबों से जब आप हेल्प लोगे तो आपको फील अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल बचते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं। रफ कर दो इसको पूरे को, इसको आप कह रहे हो कि सॉल्व कर दिया जाए क्या। देखो एन कैप -2 कॉमन निकालें, अगर अंदर बचेगा आई कैप प्लस -2 कॉमन निकाला गया है क्या, निकाला जा सकता है, उसमें क्या आफत आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2j कैप माइनस का, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का k कैप अपॉन अंडर रूट में जो बनेगा 4 + 16 + 4, 24, 6 चौक 24 होता है, तो -2 इंटू आई कैप -2j कैप, ठीक है, प्लस k कैप अपॉन, क्योंकि आपको पता है ये 24 आ जाएगा, 24 को लिखा जा सकता है 2 अंडर रूट 6, भाई अंडर रूट 24 को आप 6 चौक 24 लिखोगे, 4 बाहर आ जाएगा ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसको आप सही तरीके से लिखोगे आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं, 2 क्वेश्चन और बचते हैं बच्चों, बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं, आप इसको रफ करवा दो जरा पहले। ठीक है, चलिए सवाल को पढ़ लें जरा आप, 24 नंबर एग्जाम्पल को आप पढ़ें। इस संबंध में नोट में पहले ही लिखवा चुका हूं, सिर्फ अप्लाई करना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं क्रॉस से, वो हम अप्लाई करने वाले हैं। उसने कहा कि एक त्रिभुज है हमारे पास में, 24 क्वेश्चन को देखेंगे। बेटे लैंग्वेज आप लोग एक काम करना, किताबों से पढ़ लेना, लैंग्वेज आप किताबों से पढ़ लेना। उसने ये कहा है कि एक त्रिभुज है मेरे पास में, ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट उसने दिए गए हैं बच्चों 1,1,1, फिर हमारा ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1,2,3, और बच्चों तीसरा है इसका सी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2,3,1। ठीक है, तो कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये काम कहा उसने मुझे। ठीक है, क्या कहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, 24वां एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बच्चों, कि अगर कोई त्रिभुज हो, उसकी इस भुजा का वेक्टर हमें पता हो, इस भुजा का वेक्टर हमें पता हो, इसकी त्रिभुज की इस भुजा के अनुदिश से एक वेक्टर पता हो, त्रिभुज की इस भुजा के अनुदिश से एक वेक्टर पता हो, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 a क्रॉस b निकाल लेंगे और उसका परिमाण लिख देंगे। ये नोट हमने लिखवाया था। तो सबसे पहले मुझे वेक्टर ए बी चाहिए और वेक्टर बी सी चाहिए, तो आप यहां पहले लिख लें त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों वो बराबर होगा 1/2 मोड ऑफ वेक्टर ए बी है ना, क्रॉस वेक्टर बी सी, वेक्टर ए सी। तो मेरा मेन टारगेट है कि पहले ए बी ए सी निकाल लिया जाए। ठीक है, अब देखो ए का आप पहले स्थिति सदिश लिखो, ये चीजें तो आप पढ़ के आए हो ना पीछे, स्थिति सदिश लिखिए, और उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ओ ए कहेंगे, वेक्टर ओ ए, और वो बराबर होगा किसके, 1 1 1 है तो सीधा सीधा आ जाएगा आई कैप जे कैप और के कैप, सदिश घटकों के रूप में हमने लिख दिया इसको। फिर हम लिखेंगे बी का स्थिति सदिश ओ बी लिखेंगे बच्चों, तो वो आ जाएगा इस पॉइंट से, देखो
आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। फिर c का स्थिति सदिश लिखेंगे OC और वो बराबर होगा बच्चों कितना 2i कैप और प्लस का 3j कैप और फिर आ जाएगा k कैप। अब चूंकि मुझे चाहिए AB, तो वेक्टर AB कैसे निकालते हैं पिछले चैप्टर में सीखा था हम लोगों ने, ठीक है ना। पिछले चैप्टर में हमने सीखा था 10 नहीं, इसी चैप्टर में हमने पहली एक्सरसाइज में सीखा था। AB जो होगा बेटे वो होगा OB माइनस OA। ये आपको बता चुका हूं कि B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, तो OB में से ये घटाओ तो I से I घटेगा तो 0 इंटू I आ जाएगा, क्योंकि तो खत्म हो जाएगा। दिस माइनस दिस आ जाएगा तो प्लस का J, दिस इंटू दिस आ जाएगा तो आ जाएगा 2k प्लस का। फिर हमें चाहिए AC, और AC को कैसे निकाला जाएगा बेटे OC माइनस OA, मतलब इस वाले वेक्टर में से इस वाले वेक्टर को घटाना है। तो 2i में से I जाएगा तो i कैप बचेगा, इसमें से ये जाएगा तो 2j कैप बचेगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो k से k कट जाएगा, तो लेकिन लिखो 0 इंटू k लिख दो उसको। अब चूंकि क्षेत्रफल निकालना तो इनकी क्रॉस चाहिए मेरे को, तो मुझे चाहिए AB क्रॉस AC चाहिए, उसको हम लोग निकालेंगे सारणिक विधि से, i j k लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्योंकि AC वेक्टर के गुणांक आ जाएंगे 0 1 2, फिर AC वेक्टर के गुणांक 1 2 और 0, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो बेटे आई आ जाएगा हमारे पास में, यानी कि AB क्रॉस हम लोग क्या निकाल रहे हैं AC निकाल रहे हैं, I ये गया और ये गया, 0 माइनस 4 माइनस का J ये गया और ये गया, 0 माइनस ये 1 है ना यहाँ, 0 माइनस 2 0 माइनस 2 प्लस का k कैप देखो कितना हो जाएगा, ये गया और ये गया, 0 माइनस 1 0 माइनस 1। तो आप AB क्रॉस AC निकाल बैठे और क्या आ जाएगा हमारा 4i कैप माइनस प्लस 2j कैप माइनस के k कैप। लेकिन हमें जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं किसका ABC का, तो हमें पता है वो AB वेक्टर AB की जो हमने सदिश गुणा करी है वेक्टर AC से, इसका परिमाण निकालना पड़ेगा। तो 1/2 ये हमने निकाल रखा है, यहाँ पर देखो इसका परिमाण निकालना है, या यही निकाल दो परिमाण, AB क्रॉस AC का परिमाण हो जाएगा अंडर रूट के अंदर -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो बच्चों आ जाएगा 20 और 1 अंडर रूट 21, कितना आ जाएगा अंडर रूट 21, तो यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 21 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। तो आप लोगों को समझ में आई होगी बात मेरी, ठीक है ओके। अब एक क्वेश्चन और है, और उस क्वेश्चन में कहा गया है, उस क्वेश्चन को आप खुद से भी कर सकते हैं, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर। 25 क्वेश्चन नंबर है 25। तो भैया उसने कहा है कि एक मेरे पास समांतर चतुर्भुज है देखो, और उसमें कहा गया है कि एक वेक्टर मेरे पास में ये जो A है ये तो दे दिया मेरे को कितना कितना दिया उन्होंने 3i कैप, ध्यान से देखना है, प्लस के j कैप और प्लस के 4k कैप। फिर ये दूसरा वेक्टर दिया है मुझे B, और ये दिया है उसने i कैप, वेक्टर B जो दिया है वो दिया है i कैप माइनस j कैप प्लस का k कैप, है ना। और इसका क्षेत्रफल कह रहा, तो हमें पता है मैंने भी नोट लिखवाया था, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा A क्रॉस B के परिमाण के बराबर। इसका मतलब ये है कि पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको भी यहीं छोड़ देंगे, हम लोग सीधी सी बात है पहले A क्रॉस B निकालेंगे, और A क्रॉस B निकलेगा i कैप j कैप k कैप। आपको पता i का A वेक्टर के गुणांक यहाँ लिखो 3 1 4 और B वेक्टर के गुणांक नीचे लिखो 1 -1 1 -1 और 1, इसको कैलकुलेट कर लेना और फिर उसका परिमाण निकाल देना। आप बुक की हेल्प लेकर के समझ जाओगे कि करना क्या था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने आऊँगा सॉल्यूशन लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।